आप लोगों ने अक्सर ये बोला या किसी को बोलते हुए सुना होगा कि लोग लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा करते रहते हैं। बोलते हैं कि यार मेरी तो लाइफ ही ख़राब है, उसकी लाइफ में देखो, उसकी लाइफ में कितने मज़े हैं, उसकी लाइफ तो मस्त है। आखिर ये लाइफ है क्या? ये लाइफ पे इतना चर्चा लोग क्यों कर रहे हैं यार? लाइफ जैसे वर्ड को लेकर लोग आखिरकार लोग डिस्कशन क्यों करते रहते हैं? तो आज हम लोग भी लाइफ के ऊपर डिस्कशन करेंगे और अपना बायोलॉजी का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे। हेलो एंड वेलकम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई लेकर आपके सामने आया हूँ आपके बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। जैसा मैंने शुरू से ही लाइफ नामक आफत के ऊपर बहुत जोर दिया और लाइफ लाइफ को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग बातों को आपके सामने रखा। तो लाइफ है क्या? आखिर लाइफ के ऊपर इतना डिस्कशन क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले हमें लाइफ को जानना होगा। तो लाइफ की अगर डिफिनीशन देखें, द क्वालिटी दैट पीपल, एनिमल्स और प्लांट्स हैव व्हेन दे आर नॉट डेड। मतलब जब वो जिंदा है, जब वो मरे हुए नहीं हैं, तो वो कैसी क्वालिटी रखते हैं। ठीक है, इसी को लाइफ कहते हैं। वैसे ये डिफिनीशन आपकी बुक में भी नहीं और ना ही ये डिफिनीशन किसी एग्जाम में पूछी जाने वाली है, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग को जानकारी होनी चाहिए और पता चले मैं नहीं बताऊं तो आप लोग गूगल बाबा के पास पहुंच गए पूछने की क्या होती है लाइफ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपकी मदद कर देता हूं और मैंने गूगल। तो लाइफ एक कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? जो लिविंग है। देखो, लाइफ की बातें लिविंग लोग ही करते हैं। जैसे हम, तुम और जो हमारे आसपास लोग हैं, अगर जो लाइफ की बातें कर रहे हैं तो लिविंग है। क्या तुमने कभी नॉन लिविंग जैसे कि पत्थर या लकड़ी को कभी लाइफ के ऊपर कभी रोना करते हुए देखा है? कभी किसी नॉन लिविंग को लाइफ को लेकर रोना करते हुए देखा है? कोई भी नॉन लिविंग लाइफ को लेकर डिस्कशन नहीं करेगा। लिविंग है तो लाइफ है तो लिविंग है। ठीक है, इंसान की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चलने की, बोलने की, दौड़ने की, खाने की, पीने की, ये सब अगर प्रोसेस को देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये सब प्रोसेस जो जो भी ऑर्गेनिज्म करते हैं उन्हें लिविंग बोला जाता है। और अगर सबसे बेस्ट क्राइटेरिया क्या होगा लिविंग को डिफाइन करने के लिए, तो सबसे बेस्ट क्राइटेरिया मूवमेंट होता है किसी भी लिविंग को डिफाइन करने के लिए, कि अगर कोई भी लिविंग है तो वो मूवमेंट करेगा। अब वो मूवमेंट कैसे हो सकते हैं? खाना खा रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, या हिल डुल रहा है, अपना अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसके ऑर्गन्स हिल डुल रहे हैं, वेरियस एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो वो लिविंग है। लेकिन मूवमेंट को अगर अगर मैं बोलूँ मूवमेंट ही सबसे अच्छी डिफाइनिंग क्राइटेरिया है, तो आपके मन में प्लांट्स को लेकर एक सवाल जरूर आएगा कि भैया आप तो गलत पढ़ा रहे हो, प्लांट्स तो हमेशा खड़े रहते हैं, तो क्या वो लिविंग नहीं है? नहीं, देखो यहाँ पे मूवमेंट्स की बात हो रही है कि उसमें कितने छोटे मॉलिक्यूल्स या जो एलिमेंट्स हैं उसकी बॉडी में, उनके छोटे से छोटे लेवल पे मूवमेंट की बात हो रही है। तो प्लांट में भी मूवमेंट होता है बच्चे, खाने का मूवमेंट होता है, पानी का मूवमेंट होता है, तो प्लांट भी मूवमेंट शो करता है। यहाँ पे मूवमेंट को केवल चलने, अपने शरीर में मूवमेंट करने को या दौड़ने को ही हम नहीं देख रहे हैं। हम किसी भी उसमें एलिमेंट को या छोटे से छोटे पार्टिकल के, जैसे कि वो खाना बना रहा है, पानी ले रहा है, तो उसके मूवमेंट को हम कंसीडर कर रहे हैं, जो कि एक बहुत स्मॉल स्केल पे होता है और हम नेकेड आइज से ऐसे मूवमेंट को नहीं देख सकते हैं। अच्छा, तो फिर लिविंग क्या होते हैं? लिविंग की एक डिफिनीशन देखिए। अगर पढ़ाई वाली भाषा में देखो, लिविंग को तो मैंने समझा दिया, लेकिन अगर पढ़ाई वाली भाषा में देखा जाए तो लिविंग इज समथिंग दैट कैन ग्रो, मूव, रिप्रोड्यूस, रिस्पायर एंड कैरी आउट वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़। तो लिविंग क्या होते हैं? वो कोई भी वह चीज़ जो जिंदा है वो क्या करेगी? चलेगी, सांस लेगी, बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ करेगी, जैसे कि बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं बॉडी में, खाना बनता है, खाना टूटता है और एटीपी बनाई जाती है, खाने से एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारे शरीर को। तो लिविंग जो भी है वो बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ करता है। ये जितनी भी एक्टिविटीज़, इसी को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम ही है लाइफ प्रोसेस, और हम लाइफ प्रोसेस को समझने की कोशिश करें तो आप जैसे देखेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अपने सर्वाइवल के लिए ना, ये ना हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। जैसे कि ग्रोथ करते रहते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी में चेंजेज होते रहते हैं, स्ट्रक्चर में चेंजेज होते रहते हैं, खाना खाते हैं, खाने को डाइजेस्ट करते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और जो खाना खाने के बाद जो वेस्ट सब्सटेंसेस हो जाते हैं इनको एक्सक्रीट करते हैं। ये सारी प्रोसेसेस जब इकट्ठा देखी जाए ना, तो ये मतलब लाइफ प्रोसेसेस हैं। अगर लाइफ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी प्रोसेसेस हैं जो कोई भी ऑर्गेनिज्म करता है, तो ये सारी लाइफ प्रोसेसेस हो जाती हैं। लाइफ प्रोसेसेस जैसे लाइफ प्रोसेसेस न्यूट्रिशन, हम किसी भी फूड पार्टिकल को
खाते हैं या अपटेक करते हैं उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब किसी भी फूड पार्टिकल को लेना न्यूट्रिशन कहलाता है। अभी मैं इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगा। फिर उस खाने को पचाने के लिए उस हम लोग जब खाना खा लेते हैं तो उस खाने को तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको तोड़ा जाता है, उसी को रिस्पिरेशन कहते हैं। और जब तोड़ लेते हैं जिसमें से हमारे लिए यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फैट हो गया, जैसे जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है बॉडी में अलग अलग पार्ट्स पे, तो उसी को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट्स रह गए या जो यूजफुल सब्सटेंसेस नहीं है उनको कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर क्यों रखना चाहेगा? जो काम की चीज़ें नहीं उसको तो निकालना चाहेगा ना। तो जो काम की चीज़ें नहीं हैं, जो वेस्टफुल सब्सटेंसेस हैं, उनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये सारी प्रोसेसेस जो हैं ये इन किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इन्हीं प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। ठीक है। और लाइफ प्रोसेसेस में सबसे पहले आ जाता है न्यूट्रिशन। अब जैसे हमारी बॉडी जो है ये मशीन की तरह काम करती रहती है, हमेशा काम करती रहती है। अब किसी भी मशीन को चलाने के लिए हमें सबसे पहले उसमें क्या करना पड़ता है? उसमें फ्यूल डालना पड़ता है। आपके पास ट्रेन है, आपके पास कोई भी इंजन है और इलेक्ट्रिक मोटर है, तो इन सब चीज़ों को चलाने के लिए डीजल पेट्रोल डालना होता है। और अपना ये कार है तो इन सब चीज़ों के लिए फ्यूल की कॉन्टीन्यूस सप्लाई करनी होती है हमें। और मोटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की, तो ऐसे कॉन्टीन्यूस सप्लाई करनी होती है। तो हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह काम करती है, तो इसको भी एनर्जी की कॉन्टीन्यूस सप्लाई चाहिए। ठीक है। तो वो एनर्जी आएगी कहाँ से? तो अगर आपको वो एनर्जी चाहिए तो कोई भी काम करने के लिए आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, कोई भी मूवमेंट करने के लिए आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी आएगी कहाँ से? हम एनर्जी के लिए क्या करते हैं? हम लोग खाना खाते हैं। अब जब वो हम फूड पार्टिकल खाते हैं तो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है और वहाँ से हम क्या बोलते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या यूजफुल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उन सब्सटेंसेस से हम और भी मटेरियल या और भी कंपोनेंट बना लेते हैं जिनकी हमें बॉडी को ज़रूरत होती है। जैसे कि प्रोटीन बन गया तो हमारे शरीर में कहीं पे मसल डैमेज हो गया या मसल हमारी ग्रोथ करनी है तो वहाँ पे प्रोटीन जाके यूज हो जाती है। कहीं पे एनर्जी की ज़रूरत है तो कार्बोहाइड्रेट तोड़ दिया जाता है और वहाँ पे एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ले ली जाती है। तो किस तरीके से इंसान भोजन को खा रहा है, मतलब कि जो हम लोग भोजन लेते हैं अंदर, जो फूड जाता है हमारे अंदर, उसी प्रोसेस को, फूड के इंजेक्शन को देखो। न्यूट्रिशन की डिफिनीशन: द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी फॉर यूटिलाइजेशन इज नोन एज न्यूट्रिशन। ठीक है। फूड को इनटेक करना, इसके डाइजेशन को, और इसके डाइजेशन के बाद इसको एब्जॉर्ब करना, और इस जो उसमें से यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको उनकी ऐसी जगहों पे भेजना जहाँ पे उनकी ज़रूरत है, इसी को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन। अलग भाषा में देखें तो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एनर्जी एंड मटेरियल्स फॉर ग्रोथ। मतलब कि न्यूट्रिशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एनर्जी एक्वायर करते हैं। ठीक है। खाने को हमने अपने अंदर लिया, खाने को तोड़ा गया, हमें एनर्जी दी गई। एंड मटेरियल्स, और ऐसे कुछ मटेरियल्स खाने से निकाल लिए जाते हैं जिनसे हमारी ग्रोथ में आसानी हो जाए, जैसे कि विटामिन्स और अपनी ये अलग अलग एलिमेंट्स, कैल्शियम वगैरह, ये सब एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और ये सब ग्रोथ के लिए बहुत ही इसेंशियल होते हैं। जैसा कि मैंने न्यूट्रिशन की डिफिनीशन में बताया कि किसी भी फूड पार्टिकल को इनटेक करना या फूड को इनटेक करना, उसके डाइजेशन को करना और उसमें से एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है। तो इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम लोग एब्जॉर्प्शन किसका करते हैं? जब हम जिस पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन करते हैं जो हमारी बॉडी में जिसकी ज़रूरत होती है, जैसे कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करते हैं, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन करते हैं, फैट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो ये जिन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, इन्हीं को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है। हमारी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, एसेंशियल होते हैं, बिना उनके हमारी लाइफ में मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होंगी, हम एनर्जी नहीं बना पाएंगे, तो हम कोई भी सेलुलर एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे और हमारे सर्वाइवल में परेशानी आ जाएगी। ठीक है। तो जिन सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी को डिराइव करने के लिए या एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, किसी भी नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन कराने के लिए, उन सब्सटेंसेस को न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। जैसे कि किताबी भाषा की लैंग्वेज देखें तो न्यूट्रिएंट्स की डिफिनीशन क्या होती है? फूड सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स, carbohydrates, fats, minerals, etc. ठीक है, which support the growth of organism and provide raw materials for the biosynthesis of body constituents are called nutrients. ठीक है। क्या कह रही है डिफिनीशन कि फूड सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब जब कर लिया जाता है फूड में से, यही सब्सटेंसेस ही, इन्हीं को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और ये ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हेल्प करते हैं या उनको ऐसा प्रोडक्ट देते हैं
जिसका यूज करके हम कोई और प्रोडक्ट बना सकें बॉडी में, ठीक है। एंड 3 तरीके के होते हैं। एक होता है एनर्जी यील्डिंग, ठीक है, जिसमें से एनर्जी मिले। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, एनर्जी देता है हमारी बॉडी में। जब हमारी बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ लेते हैं, या उन कार्बोहाइड्रेट्स से हम एनर्जी बना लेते हैं एटीपी के फॉर्म में। ये एटीपी वाली बातें अभी आगे चैप्टर्स में आएंगी, तो मैं रिस्पायरेशन वगैरह में एटीपी के बारे में समझाऊंगा आपको, ठीक है। और दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स है दूसरे टाइप का, वो बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग में कैसे, जैसे प्रोटीन्स खाएंगे हम तो हमारी शरीर में मसल ग्रोथ में हेल्प होगी, हमारी बॉडी की लेंथ बढ़ेगी, ग्रोथ होगी। प्रोटीन जरूरी होता है। देखो अब बॉडी बिल्डर्स को आपने देखा होगा कि प्रोटीन में सप्लीमेंट लेते हैं, फूड सप्लीमेंट है जो प्रोटीन लेते हैं वो लोग। क्यों लेते हैं? ताकि उनकी बॉडी की ग्रोथ अच्छी हो जाए, जल्दी हो जाए। तीसरा जो न्यूट्रिएंट्स है वो ग्रोथ रेगुलेटिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कैसे? जैसे विटामिन्स और मिनरल्स हैं, ये ग्रोथ रेगुलेटिंग न्यूट्रिएंट्स हैं, ये ग्रोथ में हेल्प कराते हैं, ठीक है। अब हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिएंट्स पढ़ चुके हैं, तो कितने तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, मैं उन पे अब डिस्कशन करूँगा। तो न्यूट्रिशन होता क्या है? इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। अब कितने तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं? अगर न्यूट्रिशन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब किस बेसिस पे हम इसको अलग अलग भाग में डिवाइड करते हैं? जो ऑर्गेनिज्म है उस फूड को वो पा कैसे रहा है, इस बेसिस पर हम न्यूट्रिशन को डिफाइन करते हैं। दो तरीके के अपने इसमें न्यूट्रिशन के टाइप हैं। पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आप लोगों ने 8th क्लास तक पढ़ा होगा। क्या डिफिनीशन बताते हैं आप लोग? एक बार वीडियो पुश करके खुद मुंह से बोलिए, ठीक है। आपने वीडियो पुश किया होगा, आपने ट्राई किया होगा। अब मैं बताता हूँ, आप लोग 8th क्लास तक क्या पढ़ते हैं कि जब खुद से कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना बनाए तो उसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन ये 8th क्लास की डिफिनीशन है, अभी आप 10th क्लास तक आ गए हैं, ठीक है। तो 10th क्लास में कुछ अलग डिफिनीशन होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, मतलब कि कोई पूछे तो उसको बताओ तो उसको लगे हाँ लड़का पढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करता है कौन? ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस करते हैं। इनका फूड जो है वो ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। और बनाते किससे? विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कैसे, कौन कौन से? जैसे कि H2O और CO2, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये 2 कैटेगरी में है, ठीक है। पहली कैटेगरी है जो लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे कि अपने प्लांट्स हो गए, और दूसरे जो केमोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने वाले, फोटोसिंथेसिस आप जानते होंगे, ये एनर्जी, अच्छा, इनको खाना बनाने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाना बनाने के लिए इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फोटोसिंथेसिस करने वालों को तो इनको खाना बनाने के लिए एनर्जी सनलाइट से मिलती है, ठीक है। और जो केमोसिंथेसिस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो भी फोटोसिंथेसिस टाइप का कुछ करते हैं। वो मतलब खाना खुद से बनाते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, इनमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। उस रिएक्शन से इनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये 3 तरीके से डिवाइड होता है, ठीक है। 3 तरीके के हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। पहले होते हैं सेप्रोफिटिक, दूसरे होते हैं पैरासिटिक, तीसरे होते हैं होलोजोइक। सबसे पहले सेप्रोफिटिक पे आते हैं। अभी ये मैं थोड़ा शॉर्ट में समरी टाइप का बता रहा हूँ, अभी आगे मैं ब्रीफ में बताऊँगा, बट एक बार देखते चलो आप। सेप्रोफिटिक में आते हैं जो डेड और डिकेइंग एनिमल और प्लांट्स पे, ठीक है। डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये दोनों दोनों ध्यान रखना, एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों, क्योंकि अभी एक और है उसमें केवल वो एनिमल पे डिपेंड करते हैं, मैं अभी आगे आ रहा हूँ उस पर, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, ठीक है। एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ ऑन डेड, ठीक है, ऑन डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? कुछ बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। अच्छा, आप इनका रोल, नेचर में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच सकते हैं, अगर जो ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं या जो प्लांट्स मर रहे हैं, अगर इनको डिकम्पोज नहीं किया गया, इनको कोई खाया नहीं, इनको कोई एटमॉस्फेयर से ख़त्म नहीं किया, तो सोचो ये कितने पॉइजनस हो सकते हैं, कितनी गैसेस निकलती हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब एक्सपायर होता है, मर जाता है, तो वो सड़ जाता है, बदबू फैल जाएगी, मतलब बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो जाएगी नेचर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नेचर के लिए सैप्रोफाइट्स, ठीक है। दूसरे जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं। ये एनिमल्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, ठीक है, या उनके अंदर रहते हैं और उनसे अपना फूड ले लेते हैं। जैसे कुछ पैरासिटिक प्लांट्स भी हो सकते हैं, हाँ, प्लांट्स भी पैरासिटिक होते हैं, एनिमल्स और कुछ बैक्टीरिया, ठीक है। और ये होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है हेटेरोट्रॉफ्स के तीसरा न्यूट्रिशन टाइप है। और होलोजोइक में क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये जिस भी ऑर्गेनिज्म को खाते हैं पूरा खाते हैं, मतलब होल, एज ए होल, ठीक है,
होलोजोइक। और ये होलोजोइक है ना, फर्दर 3-4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, मैं इसको बता देता हूँ। सबसे पहले हर्बीवोर्स हैं, ठीक है। दूसरे दूसरे कार्निवोर्स हैं। तीसरे ओमनिवोर्स हैं। जो हर्बीवोर्स हैं ये प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, ये प्लांट्स की पत्तियां खाते हैं या प्लांट से पैदा हुए फल और ये सब चीज़ें खाकर अपना गुजारा करते हैं, ठीक है। जो कार्निवोर्स होते हैं ये फ्लेश खाती हैं, मांस खाते हैं, किसका, एनिमल्स का। मतलब ये प्लांट पर डिपेंड नहीं करते, केवल मांस खाते हैं, ठीक है। इनके दांत जो होते हैं बहुत शार्प होते हैं, बहुत तगड़े जबड़े होते हैं, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, तो ये लोग शिकारी टाइप के होते हैं, ये लोग मांस खाते हैं केवल, ठीक है। और जो ओमनिवोर्स होते हैं ये पेड़ पौधे भी खाते हैं और ये मांस भी खाते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे जनरली खाते हैं, मन चेंज करने का कभी मन हुआ तो मांस खा लिए, ठीक है। और इसमें हम लोग आते हैं, ठीक है। और जो चौथा टाइप का हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ये स्कैवेंजर्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। मैंने अभी एक यहाँ पे आगे मैंने बताया था सबसे पहले सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स किस पे डिपेंड कर रहे थे, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ सैप्रोफाइट्स। एंड ये जो स्कैवेंजर्स हैं ये केवल एनिमल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, केवल डेड एनिमल्स पे। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, क्रो, वल्चर, हाइना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी आगे चलो मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी पीछे मैंने फ्लो चार्ट में आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को एक शॉर्ट में मैंने बता दिया। अभी अब यहाँ पे ब्रीफ में हम लोग पढ़ेंगे कि जो अभी हम लोगों ने जो पीछे न्यूट्रिशन पढ़े हैं, न्यूट्रिशन के टाइप्स, उनको अभी यहाँ पे ब्रीफ में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा था। कोशिश करें कि साथ के साथ याद करते चलें। अगर आप तुरंत नहीं याद कर पाते हैं, 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा, बीच में वीडियो बंद करें, साथ में इसको पढ़ें, लगे हाथ याद हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपकी तैयारी पक्की हो जाएगी, ठीक है। चलो अभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे आते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये उस टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बनाते हैं, ठीक है। अभी 8th क्लास वाली डिफिनीशन नहीं बताना है। सबसे पहले आप बड़े हो गए हैं, 10th क्लास में आ गए हैं, ठीक है। आप लोगों को भी लग रहा होगा आप लोग बड़े हो गए। सही पकड़े हैं। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेस, ठीक है। जो फूड बनाता है वो ऑर्गेनिक फूड होता है, मतलब सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड कैसे बनाते हैं, किसकी हेल्प से, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेस जैसे CO2 और H2O, हाँ, और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो 8th क्लास तक आप क्या पढ़ते थे, वो ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना बना ले, ठीक है, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। लेकिन नहीं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना ऑर्गेनिक फूड मटेरियल तैयार कर लें विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज या इनऑर्गेनिक सोर्सेज जैसे कि CO2, H2O, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, सेल्फ नरिशिंग होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑटोट्रॉफ्स आर सेल्फ नरिशिंग। और दूसरा ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। अच्छा, हम प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे जितने भी इन्वायरमेंट में या अपने इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं फूड के लिए। कैसे, मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कोई भी प्लांट है, आप मान लो वीट का प्लांट है, ठीक है। वीट जो है ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है अपने फूड के लिए, ठीक है। और ये अपना फूड बनाता है। उस फूड को ये पता है, जैसे गेहूं में ऊपर वो जो गेहूं की बाली होती है उसमें जो हमारा जो बीज निकलता है, गेहूं निकलता है, हम उसी को पिसवा कर तो उसमें से आटा खाते हैं, ठीक है। तो किस, जैसे ग्लूकोज के फॉर्म में उसने खाना बनाया, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। जब वहाँ पे वो स्टोर हो रहा है उसको हम लोग अपने फूड में यूज कर लेते हैं। छोटा सा पौधा हुआ उसको किसी खरगोश ने खाया, ठीक है, फिर खरगोश को कोई शेर खा लेता है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट्स पे ही डिपेंड हैं फूड के लिए, ठीक है। तो इसीलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, ठीक है। जितने भी प्लांट हैं, ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया, ये अपना फूड खुद बनाते हैं। जैसे, और इनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, प्लांट्स के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट है, और बैक्टीरिया के लिए मैंने क्या क्या बोला था, उनमें केमिकल रिएक्शंस होती है जिससे इतनी एनर्जी उनको मिल जाती है कि वो खाना बना लें। और जब प्लांट अगर सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बना रहा है तो उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इस पर एक अलग टॉपिक है आप में, इसी चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। और जैसे बैक्टीरिया जब खाना बनाते हैं तो उनको केमोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे हमारी बात हो गई। कैन नॉट सिंथेसाइज दियर आउन फूड, ठीक है, ये खुद का खाना नहीं बना सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं किस पे, ऑर्गेनिक फूड, कौन से ऑर्गेनिक फूड, जिसको प्लांट ने बनाया, ठीक है। इसीलिए प्लांट को क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर।
डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, जो एनिमल्स या प्लांट्स के द्वारा जो ऑर्गेनिक फूड बनाया गया, जैसे प्लांट ने क्या किया, प्लांट ने अपनी ग्रोथ की, जैसे एक छोटा सा पौधा हुआ उसने, ठीक है, सनलाइट से फोटोसिंथेसिस की, ठीक है, उसने अपने अंदर फूड स्टोर किया। उस फूड को किसने खा लिया? खरगोश ने खा लिया। ठीक है, तो खरगोश ने ऑर्गेनिक फूड को खाया। ठीक है, और फिर से वो जो ऑर्गेनिक फूड खाया उसके अंदर भी वो ऑर्गेनिक फूड के फॉर्म में रहेगा, तो उसको शेर खा लेता है, तो शेर भी क्या खाया? ऑर्गेनिक फूड। तो इसका मतलब इस डिफिनीशन को थोड़ा समझिए और फील करिए। can't synthesize their own food depends on organic food prepared by plants और animals। मतलब कि ये उस फूड पर डिपेंड करते हैं, ऑर्गेनिक फूड पर, जो कि बनाया गया है किसके द्वारा? पौधों के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा। अब ये क्लियर हो गया होगा। और डिफरेंट मतलब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के जो अलग अलग टाइप हैं मैं बताता हूँ। जैसे वहाँ पे मैंने सेप्रोफाइट्स के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था ना कि इनका रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है इन्वायरमेंट में और ये कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए। ठीक है, सेप्रोफाइट डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर मैंने क्या बताया था? प्लांट्स का भी हो सकता है और एनिमल्स का भी होता है। और मैंने एक लास्ट में क्या बताया था? स्कैवेंजर्स। उसमें डेड जो मैटर है वो किसका था? वो केवल एनिमल्स का था। ठीक है, चलो अभी इस पे सेप्रोफाइट्स पे आते हैं। तो ये अपना खाना जो है ये क्या करते हैं? ठीक है, जैसे ये किसी भी फूड पार्टिकल इनको मिला, ठीक है, जिसको इनको खाना है, ठीक है, तो ये उसको बाहर में ही अपने अंदर इस खाने को खाते नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बाहर ही कुछ ऐसे एंजाइम उसके ऊपर सिक्रीट कर देते हैं आउटसाइड दियर बॉडी। ठीक है, जैसे बाहर फूड है इनका, तो उसके ऊपर ऐसे एंजाइम सिक्रीट कर देंगे जिससे वो डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, टूट जाए, फिर ये उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। इसमें देखो ये लिखा है, दे प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच ब्रेक्स इनसॉल्युबल डिकेइंग मैटर, ठीक है, इनटू सिंपल फॉर्म। दे डू दिस प्रोसेस आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि बाहर ही तोड़ देते हैं उनको, इनसॉल्युबल डिकेइंग मैटर को। ठीक है, इनसॉल्युबल मैं बोलना भूल गया था, तो इनसॉल्युबल डिकेइंग मैटर को, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? कुछ फंजी हो सकते हैं, ईस्ट हो सकता है और मशरूम हो सकता है। ठीक है, जो अगला हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अच्छा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का वो टाइप जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो फूड के लिए, ठीक है, उसके ऊपर रहता हो या उसके अंदर रहता हो और उससे फूड एब्जॉर्व करता हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जिस ऑर्गेनिज्म पर ये ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं, मतलब कि एक कोई पैरासाइट है, मान लो ये प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, इसके ऊपर कोई भी प्लांट को खाने वाला, मान लो कोई इंसेक्ट है प्लांट को खाने वाला, ठीक है, ये इसको खा रहा है, ठीक है, तो ये पैरासाइट है, ये इंसेक्ट को पैरासाइट बोलेंगे और ये जो प्लांट है ना इसको होस्ट बोलेंगे। ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म पर एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड कर रहा है उसको होस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या इसमें डिफिनीशन में क्या लिखा है मैंने? पैरासाइट लिव्स आउटसाइड और इनसाइड ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिव्स आउटसाइड या बाहर होते हैं या फिर अंदर होते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? होस्ट। ठीक है, एंड डिराइव इट्स नरिशमेंट फ्रॉम होस्ट। जैसे कि अपना जो ये खाने की ज़रूरत हो और जो नरिशमेंट इनको चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, वो उस प्लांट से ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। इसके एग्जाम्पल्स प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं। अब प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? प्रोटोजोन्स के बारे में कुछ पता है? मुझे पता नहीं पता होगा, और आखिर पता भी क्यों होगा? 9th क्लास में डाइवर्सिटी वाले चैप्टर को तो मोदी जी ने कटवा दिया था। वाह मोदी जी वाह वाह। तो प्रोटोजोआ क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। 9th क्लास में आपके डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में आरएच ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। जैसे 5 ग्रुप थे ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो जो प्रोटिस्टा वाला ग्रुप है, इस प्रोटिस्टा वाले ग्रुप में आते हैं ये सब। प्रोटिस्टा वाले ग्रुप में प्रोटोजोआ आते हैं, अपना अमीबा आता है, ठीक है, तो अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे प्रोटोजोन्स हैं, और ये किस में आते हैं? प्रोटिस्टा वाले ग्रुप में, प्रोटिस्टा वाले किंगडम में। ठीक है, तो ठीक है, जो पहला प्रोटोजोआ है ये पता है डिजीज़ भी कॉज करता है और ये पैरासाइट है। ठीक है, तो पहला प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। अच्छा, कौन सा डिजीज़ कॉज करता है? ये डिजीज़ इंपॉर्टेंट है, आप में एडिशनल क्वेश्चन के तौर पे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, कि इस प्रोटोजोआ से होने वाली कौन सी बीमारी है, ठीक है, या जो ये पैरासाइट है ये एक बीमारी भी कॉज करता है, कौन सी बीमारी कॉज करता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो प्लाज्मोडियम जो है ये इसकी वजह से मलेरिया होता है। अच्छा, आप लोगों में से बहुत लोगों को अगर पूछा जाए मलेरिया क्यों होता है, तो मैक्सिमम लोग क्या बोलेंगे पता है? मच्छर काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ये बात तो ऊपरी ऊपरी है। ठीक है, मच्छर जो है वो ट्रांसमिटिंग एजेंट है, वो एक वेक्टर है। वो इस प्लाज्मोडियम को पता है अपने इसमें
सलाइवा में रखता है, सलाइवा से हम लोग के ब्लड में उसको भेज देता है। और ये जो प्लाज्मोडियम है ना, ये हमारी आरबीसी पे अटैक करते हैं और वहाँ पे रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है। और उसी के दौरान हमें क्या होता है, मलेरिया होता है, ठीक है। दूसरा प्रोटोजोआ जो डिजीज़ कॉज करता है, और ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, इसमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। तो ये ट्रिप्नोसोमा है, ठीक है। ये क्या कॉज करता है, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ये बीमारी जिसको हो जाती है ना, वो बैठे बैठे सो जाता है या बहुत सोता है। आप लोग बहुत लोग भी सोते होंगे, क्लास में डिजीज हो जाती होगी, ये वाली चेक करवाइएगा ज़रूर। मैं नहीं मानता। तीसरा प्रोटोजोआ जो है वो है लेशमानिया, ठीक है। अच्छा, ये तो प्रोटोजोन्स थे जो पैरासाइट थे। दूसरे जो कुछ फंगाई जो होते हैं, ये भी पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि पक्सीनिया। ये पता है किस पे, अगर पूछेगा कि पक्सीनिया कहाँ पे पैरासाइट है, तो ये व्हीट प्लांट पे पैरासाइट है, उसमें भी ये डिजीज कॉज करता है। और कुछ टिक्स, लाइज एंड लीचेस। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले पैरासाइट कोई पूछता है तो यही आता है, लेकिन ये सब भी एग्जांपल्स है और इन्हें आपको याद करना है, क्योंकि ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ये टिक्स ये जानवरों पे होते हैं, पता ही होगा आपको, जूं और जोंक, लीचेस। तो ये सब क्या बोलते हैं, पैरासाइट है, ठीक है। और कुछ प्लांट भी पैरासाइट होते हैं। कौन से प्लांट पैरासाइट होते हैं, जैसे कसकटा है, कसकटा अमरबेल बोलते हैं इसको। ये प्लांट है और ये प्लांट के ऊपर पैरासाइट होके रहता है, उसके अंदर से अपना नरिशमेंट जो है ऑब्जॉर्व करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे ऑब्जॉर्व करता है, आपने मनी प्लांट देखा है? नहीं, मनी प्लांट में पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, वो अपना खाना खुद बनाता है। लेकिन उसमें देखिए, वो जब किसी भी पेड़ या किसी भी लकड़ी के ऊपर चढ़ता है, उसके ऊपर जब वो कॉइल बनाते हुए ऐसे चढ़ता चला जाता है, तो जिस स्ट्रक्चर की वजह से चढ़ता है वो आपने देखो जड़ टाइप का होता है, वैसी जड़ में ना मॉडिफिकेशन हो जाता है और ये हॉस्टोरिया बना लेते हैं, ठीक है। और ये हॉस्टोरिया जो है, ये जो वैस्कुलर टिश्यू जिस पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं या जिस भी प्लांट के ऊपर जा रहे हैं, उसको ना, जिसके ऊपर ये पैरासाइट हैं, उसके वैस्कुलर टिश्यू में ये इस हॉस्टोरिया को पहुंचा देते हैं और इसमें से ये अपना जो है नरिशमेंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अपना जो है न्यूट्रिएंट्स और अलग अलग जो इसको प्रोडक्ट्स चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, उसमें से ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ये स्ट्रक्चर एग्जाम में आ सकता है। ये कौन सा स्ट्रक्चर जिसकी हेल्प से खाना एब्जॉर्ब करते हैं, तो हॉस्टोरिया। अच्छा, मलेरिया वाला क्वेश्चन आपने तो पढ़ लिया है, अपनी क्लास में जाके पूछिएगा कि मलेरिया कैसे होता है। तो मैक्सिमम लोग क्या आंसर करते हैं, बताना मुझे। अच्छा, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के मैंने कितने टाइप्स बता दिए, भूल गए होंगे। भूलना नहीं है, खोना नहीं है। लेक्चर देख रहे हैं बैठ के, आप अपना टाइम दे रहे हैं, पढ़ने बैठे हैं, तो उसको भी देखना है, ठीक है। याद करते हुए चलना है। तो मैंने अभी तक 2 टाइप बताए, कौन से? पहले मैंने बताया कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स पे फीड करते हैं, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स या एनिमल्स पे फीड करते हैं, उन्हें सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। और उनमें सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला, दूसरा मैंने पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करता है अपने नरिशमेंट के लिए, तो उसको पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। मैंने 3-4 एग्जांपल भी बताए। मैंने बताया कि कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं और कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और प्रोटोजोआ में मैंने बोला प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है, ट्रिप्नोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, और प्लांट्स में मैंने बोला कि कसकटा जो है वो प्लांट्स पे अपना क्या बोलते हैं, पैरासाइट होता है। और ये पैरासाइट वहाँ से किस स्ट्रक्चर से अपना न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब करता है, हॉस्टोरिया से, ठीक है। 2 टाइप के मैंने न्यूट्रिशन बता दिए हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, कौन कौन से, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो अपना तीसरे टाइप का हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन विच इज़ सब्सिक्वेंटली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड। मैंने वहाँ पे बोला था कि जब ये किसी अभी ऑर्गेनिज्म को खाते हैं तो ईट एज होल, ठीक है, ईटिंग ऑर्गेनिज्म एज होल। ऐसा तो होगा नहीं आप चिकन, ठीक है, चिकन लेके आए, उसको काटे और आप ऐसा बोलो कि मैं लेग पीस खाऊंगा बाकी सब फेंक दूंगा, ऐसा तो होता नहीं, पूरा ही ना खाते हो। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है ये फर्दर 3-4 कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक है। अब इसमें हर्बीवोर्स आते हैं सबसे पहले, ठीक है। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो पहला टाइप आता है वो हर्बीवोर्स का आता है। हर्बीवोर्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, हर्बीवोर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच फीड ओनली ऑन प्लांट्स एंड दियर प्रोडक्ट्स, ठीक है। वो प्लांट और उनके प्रोडक्ट पे फीड करते हैं। तो ये कौन से
ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स कौन से टाइप का न्यूट्रिशन है? तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, ध्यान रखना है। और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो फ्लैश पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, ये प्लांट को नहीं खा के जी पाएंगे, इनको फ्लैश चाहिए, ठीक है। दूसरे एनिमल्स का, कार्निवोर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जैसे कि लायन, टाइगर हो गए। इनसे कभी भी एक बात पूछोगे कि भाई क्या खाएगा, तो ये क्या बोलेंगे पता है? मुर्गा चाहिए मेरे को। ये कैटेगरी जो है ये है ओमनिवोर्स की। ओमनिवोर्स कौन से होते हैं? जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंड करते हैं। प्लांट्स पे भी फूड के लिए डिपेंड करते हैं और एनिमल का फ्लैश भी खाते हैं। मतलब कि बात वही हुई ना कि प्लांट खाते हैं, मन भर गया तो फ्लैश खा लिया मन बदलने के लिए, है? जैसे कि मैन, बियर, क्रो, काकरोच, ठीक है, ये क्रो ओमनिवोर्स में है, ठीक है। अभी एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है अगले अगले इसमें इम्पॉर्टेंट है, अगले हेडिंग में। ये स्कैवेंजर्स है। जो अगला हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है किसका? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, वो है स्कैवेंजर्स, या इसको कैरियन फीडर्स बोलते हैं। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? ठीक है, जो डेड एनिमल्स पे डिपेंड करें। वहाँ पे मैंने सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने क्या बताया था? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने बोला था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। दे डिपेंड्स ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन जो ये स्कैवेंजर्स होते हैं ये डेड एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, केवल डेड एनिमल्स के ऊपर। और इसमें कौन से एग्जांपल आते हैं? क्रो, वल्चर, हाइना। अब अच्छा, क्रो का एग्जांपल आ गया, ठीक है, कि क्रो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, ठीक है। ऑप्शन आ गया आपका, आ गया एक, आ गया स्कैवेंजर्स होते हैं, दे आर स्कैवेंजर्स। दूसरे होते हैं ओमनिवोर्स, या तीसरे होते हैं कि कुछ भी दे दिया, कार्निवोर्स, ठीक है। इस टाइप का आ गया ना, तो सबसे पहले आपका जो है आपकी प्रायोरिटी पता, इसको आपको क्रो को ना हमेशा स्कैवेंजर्स की कैटेगरी में रखना है अगर स्कैवेंजर्स ऑप्शन में है। नहीं तो फिर हम लोग इसके ओमनिवोर्स के लिए जाएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आपके सब्जेक्टिव एग्जाम होते थे या अभी फाइनल एग्जाम होंगे भी, तो अभी तो टर्म 1 है जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन रहेगा सब। लेकिन जब ये सब्जेक्टिव एग्जाम होते थे तो ये एक अच्छा वेटेज रखते थे। ये 3 नंबर का भी पूछा जा सकता था, 5 मार्क्स वाले में भी पूछा जा सकता था। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा, इन सब में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, ये कैसे खाना खाते हैं, ये इसको स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, इस टाइप का क्वेश्चन। अभी तो ऑब्जेक्टिव होने लगा एग्जाम, तो अभी तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इसका डायग्राम बना के दे दे और आपको लेवलिंग का पूछ ले, ठीक है, या लेवलिंग की रहे आपको उसमें से डायग्राम मैच कराने का पूछ ले, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो तो ठीक है, फटाफट इसको देख लेते हैं। तो अमीबा जो है ये पहली चीज़ तो कहाँ कि कौन से किंगडम में बिलोंग करता है? ये प्रोटिस्टा में बिलोंग करता है। ये 9th में था, ठीक है, आपको कटवा दिया गया था, लेकिन ठीक है तब भी आप ध्यान रखिए प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, ठीक है, और इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अच्छा, तो अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। और अमीबा से प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड किसमें? अमीबा में। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इन अमीबा, इसको क्या बोलते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इन अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, ठीक है। एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब कैसे ये खाने को खाता है, ठीक है, अभी इसमें देखो डायग्राम के साथ में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अमीबा है, इसको कोई खाना दिखा, ठीक है, आपको खाना दिखता है तो सबसे पहले क्या होता है? हाँ, मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है, नेचुरल है, ये साइंटिफिक है, मुंह में पानी आ जाता है। वैसे ही जैसे ये देखता है ना, ये अपना मुंह खोल लेता है, ठीक है, ये अपनी बॉडी में चेंज कर लेता है, ये अपने आप को ऐसे ऐसे मॉडिफाई कर लेगा, बॉडी को ऐसा एक जगह बना लेता है, ऐसे जाके खाने को ऐसे रोक लेता है, खाने को जाके इसको घेर लेता है, ठीक है। ऐसे घेरने के बाद फिर और बढ़ाता है अपने आप को, इस तरीके से खाने को अपने अंदर ले लेता है और एक यहाँ पे वैक्यूल बन जाती है। इस वैक्यूल को फूड वैक्यूल बोलते हैं। लेवलिंग के लिए एग्जाम में आ सकता है। ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और जब ये खाने के चारों तरफ ये बना रहा है ना, अच्छा, ये जो बनता है, ये स्ट्रक्चर जो बनता है, इसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। और इस प्रोसेस को, जिसमें ये स्यूडोपोडिया बना रहा है और फूड के चारों तरफ जा रहा है, इस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो, जब ये वैक्यूल बना लिया और फूड को अपने अंदर रख लिया, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको अब ये तोड़ेगा, इसको डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर उसमें से जाने के बाद जब ये टूट गया और फिर एब्जॉर्ब, अब उसके बाद टूटने के बाद जो इसको ज़रूरत होगी जिस न्यूट्रिएंट्स की, उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो उस एब्जॉर्ब, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। सीरियल वाइज भी ध्यान रखना है, ठीक है, आ सकता है भरने के लिए। और जब इसमें से जब ये एब्जॉर्ब कर लिया और उस पार्टिकल का यूज कर लिया,
दूसरी अपनी सर्वाइवल की दूसरी सेलुलर एक्टिविटीज़ करने के लिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। फूड इज एब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड इन द बॉडी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। जब ऐसे ये कर लिया, ठीक है, इसको एब्जॉर्ब कर लिया, इसमें से खाना यूज कर लिया, इसको एसिमिलेशन बोलते हैं। स्टेप वाइज याद रखना है और डायग्राम याद रखना है। अब ये जब ये यूज कर लिया, जब ये वेस्टफुल जो मटेरियल इसके पास बचा, फिर ये उसको निकाल देता है, ठीक। ऐसे यहाँ पे जैसे इसने यहाँ पे स्यूडोपोडिया बनाया था, ऐसे एक जगह बनाता है, ठीक है, एक ऐसे कैविटी बनाता है, ऐसे कैविटी बन जाती है, फिर यहाँ से इसको जैसे ये बाहर एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। तो सीरियल वाइज याद कर लेना, ठीक है। पहले में क्या है, इंजेशन, दूसरे में क्या है, डाइजेशन, तीसरे में क्या है, एब्जॉर्प्शन, चौथे में क्या है, एसिमिलेशन, और पाँचवें में क्या है, इजेशन। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपका ये लाइफ प्रोसेसेस का पहला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला टॉपिक कंप्लीट होता है लाइफ प्रोसेसेस का, न्यूट्रिशन। इसके बाद या तो फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे या डाइजेशन पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ना चाहते हैं आप मुझे बताइएगा, इन दोनों टॉपिक में से मैं कुछ भी उठा लूँगा। और इसके बाद फिर हमारे जो लेक्चर्स आएंगे अल्टरनेट डेज पे आएंगे। एक दिन बायोलॉजी रहेगा, एक दिन केमिस्ट्री और एक दिन फिजिक्स। और अगर आप कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं या कुछ सुधार करना चाहते हैं, कुछ गड़बड़ आपको लगा हो, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं चेंजेस कर दूंगा। वीडियो पसंद आया है, अगर टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कुछ नया सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों को भी मौका दें सीखने का, क्योंकि भाई खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं। तो अभी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।